अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद अनीशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। ठंड बहुत ज़्यादा है कराची में। इस बार कराची वालों पे अल्लाह की कोई ख़ास नज़र है। इतनी मज़े की सर्दी, इतनी मज़े की सर्दी कि जब आप रोड पे कहीं बाहर निकलते हो गाड़ी से तो आपको पता चल जाता है कि ठंड है क्या चीज़। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है मैंने अपनी लाइफ में शायद पहली बार इस तरह की ठंड देखी है। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने ये वाली सर्दी देखी है, क्योंकि अब जब मैं बाहर निकलती हूँ शाम के टाइम या दिन के टाइम, शदीद वाली ठंड, और फिर उससे अलग एक चीज़ मज़े की ये वाली होती है कि आपके घर गैस नहीं आती। अब आप ये सोचें कि अगर आपने शावर लेना है तो जिन लोगों के घर गीज़र है वो बेचारे गैस ही नहीं आती, और जो लोग बेचारे बड़े आम से हमारे जैसे लोग हों तो फिर उनके यहाँ गैस नहीं आ रही तो चूल्हे पे भी पानी गर्म नहीं होगा। तो फिर ठंडे पानी से नहाना इस सर्दी में, और कराची में इस दफ़ा बहुत आला किस्म की सर्दी है, मज़े वाली सर्दी है। पर बात यह है कि इस सर्दी में आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जैसे आप लोग, जैसे हम लोग बाहर निकल जाते हैं, शादियों का भी सीज़न होता है, शादियां भी हो रही हैं लोगों की, तो उसमें औरतें ज़्यादा, औरतों को फैशन ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना कि अपने आप को सेव करना। कोशिश करें कपड़े अच्छे गर्म पहन लें, ठंडी चीज़ें ना खाएं। अगर शादी में आइसक्रीम मिल रही है तो कोशिश करें ना खाएं, क्योंकि हम लोगों को अगर एक चीज़ मिल रही है और हम लोग कहते हैं कि यार कोई नहीं, चले खा लेते, कोई मसला नहीं है, पर वो ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए हो जाएगी कि अगर वो फ्लू हो जाता है उससे, और फ्लू से वो आगे किसी और जगह पहुंच जाता है, आप समझ गए होंगे ना मेरा इशारा, तो फिर काम बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा। तो ये भी आज डॉक्टर साहब से पूछूंगी कि अगर हमें इस मौसम की वजह से फ्लू होता है तो वो फ्लू जो है वो कोरोना की तरफ जाता है कि नहीं जाता, ये भी हम पूछेंगे। क्योंकि काफ़ी केसेस में ऐसा हुआ है कि जिन लोगों को फ्लू हुआ तो उन्होंने टेस्ट करवाया तो उनको पॉजिटिव आया है कोरोना। तो इसलिए खौफ ये भी है कि फ़्लू भी नहीं होना चाहिए आपको। सर्दी से अपने आप को बचाएं। उसके अलावा जो है सर्दी की बारिश, मज़े की बारिश 2-3 दिन कराची में हुई, मज़े का मौसम हो गया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग गया और ख़ूबसूरत सी सारी चीज़ें लगना शुरू हो गई। अच्छा, इस मौसम ये होता है कि आपका सांस बहुत फूलता है, आप एक फ़्लो में बोल नहीं सकते। आप अगर थोड़ा पैदल चलते हैं तो आपको सांस का प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो ऐसा कुछ मेरे साथ भी हो रहा है, समझ रहे होंगे ना आप, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। चलें जी, वक्त ज़ाया किए बगैर डॉक्टर साहब को मैं अपने शो पे वेलकम करती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? माशाल्लाह, वेल एंड गुड एंड एवरग्रीन। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब 2 हफ्ते से आप कहाँ रौनकें हमारी लेके गायब हुए थे, पहले तो ये बताएं। हाँ, असल में एक तो यही है नेचुरल वे में कि जब सर्दी इतनी पड़ रही होती है हाँ, तो कौन बंदा सुबह उठता कौन उठता है? है, यही तो तो बात बस है। वो नमाज पढ़ के सो जाते थे तो जी। उठते ही नहीं थे। एक अच्छा। तो ये था। और हाँ। दूसरा कुछ मेरी निजी मसरूफियात थी ज़्यादा। अच्छा। और वो इत्तेफाक से वो फ्राइडे सैटरडे नहीं एंट्री होता था, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो मैंने कोशिश भी की कि शायद कोई स्पेस बन जाए, हाँ, तो वो स्पेस नहीं बनी। तो बहरहाल वो काम भी करने होते हैं। लाजमी तो है। उसके बाद फिर मैंने कहा कि फ्री हुए तो फिर ये। और अगले हफ्ते भी मुश्किल होगी क्योंकि अब मैं बाहर जा रहा हूँ मुल्क से। अच्छा। तो अब हो सकता है 2-3-4 प्रोग्राम हमारे मिस होंगे। और फिर नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो फिर नई उमंगों के साथ आएंगे, इंशाल्लाह, नए ज़रूर ज़रूर। तजर्बात बताएंगे अच्छी आपको। बात है वैसे उमंग डॉक्टर क्या साहब। मुकरों कहाँ कहाँ है और कहाँ नहीं है और बिल्कुल, क्या आप हो रहा है देख के भी बाहर। आएंगे ना। अच्छा, वैसे ये डॉक्टर साहब लाजमी अच्छी चीज़ भी है कि आप अगर काम को बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक लेके चलते हैं तो फिर माइंड रिलैक्स करने के लिए आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी ज़रूर जाना चाहिए अपनी फैमिली के साथ। थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाते हैं, आप वरना बिल्कुल आप सही काम कह की रही हैं। तरफ रहेंगे तो फिर हाँ, बिल्कुल वो हो असल जाएंगे। में हमारी जो हम जिस कैटेगरी में आते हैं डॉक्टर साहब, हमारा काम जो होता है कि हम पूरे साल बहुत बिजी होते हैं। हाँ। और जहन में ये होता है कि हमने साल में एक मरतबा या जहाँ स्पेस बनेगी साल के एंड में या ओपन जो शुरू के दिनों में साल के, मैं फैमिली के साथ कहीं बाहर जाऊँ। और ये मैं एक अरसे से करता हूँ, बहुत अरसे, 10-15 साल 20 साल हो गए। मैं अच्छा। हर साल जाता हूँ बाहर घूमने। अब ये कोरोना की वजह से जब प्रॉब्लम हुई तो इस पिछले साल नहीं किया मैं, लेकिन जब ये पिछले से पिछले साल दिसंबर में 19 दिसंबर में जब ये आया था तो मैं मॉरिशस में था फैमिली के अच्छा। साथ। तो वहाँ मुझे पता चला कि कोई ऐसी कोई चीज़ आ गई है कि जो जो है वो स्प्रेड हो रही है और बाहर। तो हमने कहा अच्छा, हमने कहा लेकिन वो मॉरिशस एक ऐसी कंट्री है कि बड़ा सख्त इंस्ट्रक्शन है वहाँ पे। और अच्छा। कोई बाहर के आने के पर, यानी मैंने तो ये देखा कि मुझे वहाँ उस वक्त चाइना की तरफ से आवाज़ें आ रही थी कि वहाँ रूहान में कुछ हुआ है। तो मैंने एक चाइनीज़ को नहीं देखा वहाँ। अच्छा। यानी इतने अलर्ट है वो कौम जो है, उसने पहले ही सब पे बैंड लगा दिए थे।
कि कोई बाहर से मुल्क के एयरपोर्ट पे नहीं आएगा। तो मैंने एक चाइनीज़ घुमाया, मैंने कहा ये क्या कह लें कि ये लोग बहुत होशियार हैं, ये बहुत आगे चलते हैं, है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि वही चीज़ अगर हम अपने मुल्क में भी करते कि भाई शुरू में आप एयरपोर्ट को स्ट्रिक्ट कर दें, आप सर्विलेंस है, जो आपकी सिक्योरिटी है और आपका जो देखो स्टिक करते तो ये कभी स्प्रेड नहीं होता, समझे ना। हम समझ रहे हैं कि इधर भारत में आ गया, इधर चाइना में आ गया, इधर बाहर आ गया, ये कोविड-19 की बात कर रहा हूँ, और पलक झपकते कराची में आ गया, मुल्क में फैल गया। यार मुझे समझ नहीं आती ये सब कुछ क्या होता है, ये किस तरह से होता है। आपके घर में कोई बाहर से आ जाए हैं और वो भी इतनी बीमारी लेके आ जाए, ये तो मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छा अमल है या आपका कोई प्रोडक्टिव आपके मैकेनिज्म है या मेजरमेंट्स हैं। ये मैं समझता हूँ बहुत जिम्मेदारी की काम है ये, और बिल्कुल स्ट्रिक्टली देखना चाहिए सारे बॉर्डर। आज भी कोई भी आ जाए, आप देखिए ओमिक्रॉन, एक ओमिक्रॉन अभी नई इसकी जो वेरिएंट आई है, अब वो उसका ये हुआ है कि ये हुआ है, समझ लीजिए कि 2 नवंबर से आया है ये जी। अभी रिसेंट हुआ है ये, और साउथ अफ्रीका से। उसके बाद वहाँ 1-2 बंदे, यहाँ हमारे पास एक खातून को हो गया था सब यहाँ पर कराची में। अच्छा। तो बड़ा वो लेदे हुई कि भाई इनको कैसे हो गया, क्या हुआ, और पलक झपकते वो 20 हो गए, 40 हो गए, अब हज़ार केसेस हो रहे हैं। अरे मुझे समझ नहीं आता, आप बता रहे हैं, कर रहे हैं, क्यों नहीं आप स्टिक कर रहे हैं बॉर्डर्स को। ये आए तो बॉर्डर से ही है ना, कोई भी आप ऑटोमेटिक तो नहीं पैदा हो गई है। तो मैं ही समझता हूँ कि हमें सिक्योरिटी को नज़र में रखनी चाहिए, लेकिन बहरहाल वो तो अपनी जगह आ गई। अब ये कि कोविड जो था, और इसके लिए आपका भले बीमारियाँ आ जाएँ या आपके साथ ये कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस आ जाएं जिससे आप लिमिटेड हो जाएं घर के लिए, तो फिर हमें और आपको बाहर तो निकलना होता है, तो इसीलिए मैंने कहा थोड़ा हम फ्रेश होके हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ पहले बताइएगा, फिर उसके बाद टॉपिक पे आएंगे। मुझे ये बताएं कि जब आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में जाते हैं विद फैमिली, तो ये बताएं ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे होता है कि वहाँ जाके ये वाली चीज़ ज़रूर लाजमी करनी है, या फैमिली का ज़्यादा फोकस उस पर होता है कि ये चीज़ें ज़रूर करनी है वहाँ जाके, कोई एक चीज़ होती है ना, तो किस चीज़ का ज़्यादा? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। असल में हमें नेचुरल चीज़ें ज़्यादा पसंद है, और नेचुरल के साथ जो वहाँ बनाई गई हैं बाहर के मुल्कों में, मिसाल के तौर पर दुबई है, मिसाल के तौर पर टर्की है, ऑस्ट्रेलिया है, आपका जो है कनाडा है, आपका जर्मनी है, आपका जो सिंगापुर है, ये बहुत ही खूबसूरत कंट्रीज़ कहलाते हैं ये। अगर अच्छा इनके एक तो होता है आप बिजनेस के लिए जाते हैं, वो एक अलग सिस्टम होता है, लेकिन जब आप रिक्रिएशन के लिए जा रहे हैं, आप इंजॉयमेंट जाते हैं, तो फिर इनकी अहमियत बड़ी ज़्यादा है। लेकिन ये भी अच्छा है कि पहले मैंने सारा पाकिस्तान की एक चीज़ जगह देखी है, समझे ना। अभी मैंने देखा, अभी जो बर्फबारी हो रही है ये भी मैंने देखे है ना। ये तो बीच में टूर कर लेते हैं छोटा मोटा, साल के बीच में चले जाते हैं। हाँ, पिछले साल जो था मैंने ये सब बर्फबारी गया हुआ था, मुल्क में गया हुआ था मैं, समझे ना। ये कलाम से आ गया, उमार जब्बा वगैरह सब। हाँ, हम जाते हैं, हम निकल जाते हैं, हमारी फैमिली बड़ी तैयार है। क्या बात है, मतलब ये बड़ी अच्छी चीज़ है, और इस चीज़ में मैं बड़ी पीछे रहती हूँ, क्योंकि मुझे अगर कहीं जाना होता है ना, सफ़र मतलब अगर वैसे भी आउटिंग पे भी जाना हो, तो मुझे होता है अच्छा अभी पैकिंग करनी होगी, अच्छा फिर इतने दिनों बाद आऊँगी, फिर वो पैकिंग खोल के फिर कबर्ड में कपड़े लगाने होंगे, अच्छा वहाँ जाऊँगी, अच्छा फिर जाऊँगी तब जब बहुत सारे पैसे होंगे, जब मैंने पूरी शॉपिंग करनी है। अच्छा मेरी जो होती है ना कि मुझे कहीं जाना है तो मुझे शॉपिंग वहाँ की चीज़ें ज़रूर लेके आनी है, पर ये कि मैं थोड़ा सा बाहर जाने से ना मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि मेरे काम तो आज भी अगर आप देखें कि मेरा बैग हर वक्त तैयार होता है, यानी उसमें 40% चीज़ें मेरी हर वक्त तैयार होती हैं। अच्छा। हाँ, मेरी टॉवल है, मेरे ग्लव्स हैं, ये मेरे बैग के पहले ही रखे हुए होते हैं सारे। अच्छा। वो बस बैग में 2 चीज़ें डाली, उठाया और चल दिए। एक वाइफ का तैयार है बिल्कुल, बस डाला और चले हम लोग निकल जाते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह से भी इतनी है कि हम यहाँ बहुत बिजी होते हैं, और जब बिजी होते हैं उनका शेड्यूल होता है। जैसे हम अपने काम में पंक्चुअल हैं, हमें अपने टाइम पे निकलना है, क्यों निकलना है, कैसे, असली की हर चीज़ हमारी तैयार है, हमारी ड्रेसिंग तैयार है, एक एक चीज़ हमारी तैयार है, फिर नाश्ता किया, पहना, निकले यहाँ से। मतलब आप देखें और घराने कैसे हैं कि वो उठ जाते हैं, उनको कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, वो मालूम है उनके इस्त्री नहीं हुई है कपड़ों पे, और मालूम है उनके शूज़ नहीं मिल रहे हैं, है ना, वो सॉक्स के लिए ढूंढ रहे हैं भी कहाँ है, जो ऐसे होता है। और वो बिला वजह ज़रूरत में बिला ज़रूरत उनके लेट होते हैं वो। हमारे यहाँ ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है बचपन से, या ना हम खुद चीज़ें मैनेज करते हैं। फिर वाइफ माशाल्लाह अच्छी आ गई तो उसमें उन्होंने मैनेजमेंट की, उन्होंने, है ना। फिर हर जगह मैनेजमेंट के चलता है ये हिसाब। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इसमें बड़ी आसानी हो जाती है, फिर आपने बहुत ईजी हो जाता है। अच्छा ये भी नहीं कि आप बैग लेके जा रहे हैं तो आप खुद उठा रहे हो, वाइफ ने उठा लिया, बच्चों ने उठा लिया, बड़ा मतलब इसमें इंटरेस्ट होता है ये माशाल्लाह एक अच्छा रिलेशन जो है वो नजर आता है। अच्छा दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है और वो ये कि शॉपिंग। हाँ, मैंने एक चीज़ कही हुई है घर पे कि शॉपिंग नहीं करनी।
डॉक्टर साहब मैंने आपसे जो पहले पूछा था ना, वो इसीलिए पूछा था कि फैमिली जा रही है, बस मैंने कहा औरतें जहाँ हो वहाँ शॉपिंग तो लाजमी है। तो मैंने कहा शॉपिंग नहीं की, उस पर भी यानी उस पर भी मेरे पाकिस्तानी 2.5-3 लाख खर्च हो जाते हैं बड़े आराम से। माशाल्लाह आपकी तो वाइफ बड़े से मैं मिली हूँ, अच्छी ड्रेसिंग, अच्छा रोकने पे जब मैंने कहा नहीं तो आपने नहीं लेना, फिर भी वो चले ये तो ले लें, चलो ये तो ले लो, चलो ये तो ले लो, ऐसा होता है। लेकिन वो खास खास चीज़ें होती हैं, बड़ी अच्छी होती हैं। अब इस वक्त माशाल्लाह यूँ समझें कि जो बच्चे घर में ड्रेसिंग करते हैं, वाइफ करती हैं, यूजुअली मैं करता हूँ, ज़्यादातर पाकिस्तानी नहीं होते, कोई चीज़ पाकिस्तानी। जब आप बाहर जाते हैं तो फिर ऐसी यूनिक चीजें आप जमा हो गई हैं, कहीं से अगर आपने एक और लिया, कहीं से कुछ लिया, कहीं से वो बड़े जमा हो जाते हैं, समझे ना। तो माशाल्लाह अब जैसे भी शूज़ पहनो, फर्ज कर लो, ये मैंने जो है बैंकॉक से लिए थे, पिछले साल मैं गया था, है ना। तो मतलब कोई भी चीज़ यहाँ की नहीं है, वो एक एक करके सारी चीज़ें रिप्लेस होगी। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि पाकिस्तानी चीज़ अच्छी नहीं है, इससे बेहतर पाकिस्तान में मौजूद है ये चीज़। जो हमने ली वहाँ से खरीदी, यहाँ उससे कम पैसों में मौजूद है और अच्छी क्वालिटी में मौजूद है। यहाँ पर हर कैटेगरी यहाँ मौजूद है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बाहर से लें तो बाहर का सब एक नाम होता है कि भाई हमने बाहर की चीज़ ले ली या दुबई से ले ली वहाँ से, जबकि पाकिस्तान में हर चीज़ मौजूद है, माशाल्लाह हर चीज़ मौजूद है। यहाँ तो हमें अपने मुल्क पे कनात करना चाहिए, बेहतरी है। और हकीकत है, जब भी बाहर जाते हैं, जब वापस आते हैं, तो जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर पहुँचता हूँ तो इतना अच्छा मालूम होता है और शुक्र करते हैं अल्लाह का कि अपने मुल्क में आ गए हम। और जब गाड़ी आ रही होती है घर की तरफ, तो हालांकि ठीक है बाद जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ आपने देखे कि सफाई का फुकदान है, इसके बावजूद हमें मुल्क अच्छा लग रहा होता है। अपना मुल्क अपना होता है, ये फैक्ट है बिल्कुल सामने ये कि वहाँ हम देखते हैं या इतनी सफाई यहाँ पे इतनी कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसकी खुशबू इतनी आपके मुल्क में, आपकी जो फ़ज़ा की, आपकी जो आबो हवा है, उसकी खुशबू इतनी प्यारी लगती है आपको। आप कहते हैं भाई कुछ भी हो जाए अब नहीं जाना, जाने के बाद ये होता अब नहीं जाना, लेकिन फिर वो जाना पड़ता है। मुल्क की मोहब्बत अपनी जगह हर शख्स को होती है और होनी भी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा ओमिक्रॉन पे आती हूँ, जरा इस पे हम बात करते हैं। मैंने अभी ऑन एयर आते ही इंट्रो में ये कहा कि जब किसी को फ्लू होता है तो आप जब कोरोना टेस्ट करवाते हैं तो पॉजिटिव आता है। डॉक्टर साहब ये क्या मसला है कि मौसम चेंज होते ही फ्लू तो तकरीबन ज़्यादातर लोगों को होता है, क्योंकि हम लोग अपने आप को मौसम के लिहाज से लेके नहीं चलते, तो ये जो फ्लू है ये हमें ज़रूर होता है ठंड आती। सही। अब कोरोना भी आया हुआ है जिसको फ्लू है और वो अगर टेस्ट करवाता है और पॉजिटिव आ जाता है तो ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, खतरनाक का लफ्ज़ एक अजीब सा है कि भाई एक चीज़ बहुत डेंजरस हो गई, लाइफ डेंजर में हो गई। हाँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो अगर ऐसा कोविड-19 या ऐसा कोई ओमिक्रॉन जो ऊपर से अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम से मिला आपको, यानी नेज़ से मिला, गले से मिला, तो ये इतना डेंजरस नहीं होता। हाँ, हमारे यहाँ जो सबसे डेंजरस पॉइंट है वो लंग्स है। अच्छा। अगर ऐसा वायरस या फ्लू कोई क्यों ना हो, देखिए यही फ्लू इन्फ्लुएंजा जो है एटिपिकल वायरस कहलाता है, ये भी नमूनिया काज करता है। ये जब नमूनिया कर देता है, इसका नमूनिया बड़ा डेंजरस होता है। फिर कोविड-19 आ गया, इसने भी नमूनिया किया इसने भी। तो नमूनिया जो है बेसिकली यानी लंग इन्फेक्शन जो है, इससे डेथ होती है ज़्यादा, यानी 90% डेथ आपको लंग्स फेलियर की वजह से हो रही है, यानी उसमें आपको सांस में प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसा केस बड़ा कम है कि जिससे नाक बंद हुई और डेथ हो गई, ऐसा नहीं हुआ। गले में ज़रूरत गला बंद हो गया डेथ हो गया, ऐसा नहीं हुआ। उसने कॉज किया, सेकेंडरी इन्फेक्शन किया तो डेथ हो रही है। तो फ्लू का जो होता है साहब, और फ्लू में जो वायरस इन्वॉल्व होता है उसकी पहचान इस वायरस से और उस वायरस से इस तरह से है कि ये वायरस जो है ये 3 से 4 दिन में 5 दिन में ख़त्म हो जाता है फ्लू वाला, और जो कोविड-19 का है वो डिसेंट का जाता है, यानी वो रुका गले में चला जाएगा। अगर आपका उसके साथ गला भी ख़राब हो रहा है और गले के साथ आपको भाई सांस में प्रॉब्लम हो रही है, हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, आपको उल्टी वोमिटिंग वगैरह जो हो रही है, नोजिया हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, और बॉडी एक ऐसा है यानी जिस्म का दर्द बहुत ज़्यादा हो, तो ये आप कोविड की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। जी हाँ बिल्कुल, ये उसके तरफ जा रहे हैं। अगर ये चीज़ें आपको नहीं है तो आप जनरल आम नमूनिया की तरफ जा रहे हैं, आप वो भी डेंजरस है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप जो है वो जाके हॉस्पिटल में दाखिल हो गए और अब कहने का भी मेरी सांस रुक गई, मुझे वैन, अब तो मुझे वैन की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज से बिल्कुल डेंजरस होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर कीमत में अपना बॉडी टॉलरेंस जो है आपका, यानी आपकी जो क़ुव्वत मदाफ़ियत जो है, इम्यूनिटी, उसको बरकरार रखना है।
ये वायरस जो आया था, इसने जो एक ख़ास इंसान की जिबिलत जो उसकी जो मेन आंसर उस पर अटैक किया था, आपकी इम्यूनिटी पर अटैक किया था। उसने कहा कि मेरे यानी जो वायरस कोविड-19 की बात कर रहा हूँ और यही ओमिक्रॉन की बात कर रहा हूँ कि अगर एक बंदा दुबला पतला है तो ऐसा ऐसा नहीं है कि उसको अटैक ना करे, उसकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। यानी इसने मोटे ताजे जो अच्छे मजबूत लोग थे उनको भी अटैक किया और गिरा दिया, इस अटैक इसने वायरस ने जो है। तो हमें ये चाहिए कि हमें अपनी मजबूती इम्यूनिटी को मजबूत रखें, और इम्यूनिटी उस वक्त होगी हमारी कि जब हम कॉन्फिडेंस रखेंगे कि ये इंशाल्लाह ये भी चीज़ आएगी और चली जाएगी। आप डर खौफ अपने दिल से कम करेंगे तो आपका बॉडी टॉलरेंस डेवलप होगा आपका। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा, ये जो ओमिक्रॉन आया, अभी जो आया ओमिक्रॉन जो आया, ये आपको पता था जैसे 2 नवंबर से आया था साउथ अफ्रीका से। डॉक्टर साहब आपके लिए कॉलर हैं, कॉल ले लें फिर जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, एनिशा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ याया, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चले, आवाज़ मेरी आप पहचान लेती हैं। वो डॉक्टर साहब को भी बहुत सलाम हो। और यकीनन मैंने देखिए डॉक्टर साहब के जो आखिरी अभी इन्होंने बातें की ना, वही मेरा सवाल था और मैं उसी से आना चाहूंगा। देखिए बात ये कि ये तो आ चुका है और ये पता नहीं कब तक चलता रहेगा, लेकिन डॉक्टर साहब एक्चुअली क्योंकि इसके सिम्टम्स वही होते हैं, नमूनिया, खांसी, जुकाम, नजला। अब जो एक खौफ मैंने मैंने मेरे नजदीक लफ्ज है कोरोनाफोबिया। अब कोरोनाफोबिया में जो लोग मुब्तला हो जाते हैं वो इतने वैसे ही डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि वो एक जाहिर है आपका जब आप डिप्रेस्ड होंगे और आपकी खाना पीना कम होगा, आपकी इम्यूनिटी कम होगी, तो डेफिनेटली आपको चीजें अटैक करेंगी। मैं तो आपसे ये सवाल करना चाहूंगा क्योंकि देखें बहुत सारी चीजें अब तो ये आ रहा है जा रहा है, लोग कंफ्यूज भी है ना कि इससे भी हो रहा है, फिर एक और भी लग रहा है, तो फिर उसके बाद बूस्टर लग रहा है, फिर उसके बाद ये लग रहा है। मैं इस बहस पे नहीं जाता कि ये लग रहा है या सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ये इस पे नहीं। मैं सिर्फ ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ जिससे लोग मुब्तला हो चुके हैं। क्योंकि बहुत से घरों में लोग इतने हैं कि दूसरे आना जाना, रिलेशनशिप्स लोगों के खराब हो गए जी, हमारे घर लोग आते हैं तो घबराते हैं, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। इस देखिए वैक्सीन लगानी है वो लगाएं, मैं इस पे जो वो तरीकेकार जो गवर्नमेंट दिया वो करें, वो मैं इस पे नहीं बात करता। मैं सिर्फ इस बात पे आपको कहता हूँ जो लोगों को जो तवज्जो दिलाने के लिए आप सिर्फ इतना उनको कहें, जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, जो खौफ की कैफियत है, उससे जब तक आप नहीं निकलेंगे तो आप किसी चीज को फेस नहीं कर सकते। बस मुझे यही कहना है। थैंक यू डॉक्टर। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच याया साहब। आप दिनों में आ पाए, आपका इंतज़ार था हमें। आप जैसे अच्छे और इंटेलिजेंट कॉलर की हमें ज़रूरत होती है। बात वही थी जो हम डिस्कस कर रहे थे, याया साहब ने उसी को आगे बढ़ाया कि साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत अहम पाया जाता है। मैं इसी बात पे ये कर रहा था कि असल में जो डिप्रेशन होता है या साइकोलॉजी जो डेवलप करती है, इसे 2 चीज़ें करती हैं। एक सोशल मीडिया आपका, ये जो मीडिया है आपका ये, और आपस की जो र्यूमर्स होती हैं या अफवाहें जो होती हैं जो आपस में एक दूसरे से फैलती हैं, इनसे ये मुश्किलात पैदा होती हैं हमारे यहाँ। अगर हमारा मीडिया इसको कंट्रोल करके भेजे, मिसाल के तौर पर आज मैं ये बात करूं कि देखिए इस वक्त जो है 1200 से ज़्यादा जो है तकरीबन कोविड-19 आज की रिपोर्ट है जो मौजूद है, हुए हैं, डिटेक्ट हुए हैं। इसमें ओमिक्रॉन हो सकते हैं, और डेथ हमारे यहाँ सिर्फ एक हुई है आज। आप इतना सा सोचें कि जब वहाँ 1200 ज़्यादा हो रहे हैं, वहाँ डेथ एक है, तो ये डेंजरस कहाँ से हो गया? तो सब इतना ही बात अगर आप सोच लें तो आपको टॉलरेंस डेवलप हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी बॉडी आपकी मजबूत हो जाएगी, और आप अपने में बड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेंगे सामने। तो ये इस वक्त जो है मीडिया हमारी ये कह रही है कि इस पर जो डेथ तो उधर कम है, लेकिन वो कह रही है कि इनकी जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अरे भाई केसेस तो हर जगह है। आपका फ्लू जैसे बात की थी, नमूनिया है, गैस्ट्रो का है, बच्चों में गैस्ट्रो के मरीज आ गए हैं, टाइफाइड हमारा, मीजल्स हमारे पास बच्चों में मौजूद है जिसे हम खसरा भी कहते हैं, टाइफाइड, मलेरिया, ये हमारे यहाँ इतना कॉमन हो गए, तो ये भी तो बहुत बढ़ गए। तो इनमें कौन सी डेथ हो रही है? हाँ, डेथ उधर होगी जहाँ नेग्लिजेंस होगा। आप पहले स्टेज में आपने देखा फ्लू हो रहा है, आपकी नाक से जो है ना आपकी सिक्रेशन आ रही हैं, आपकी स्नीजिंग हो रही है, आपको जो है इसका बॉडी एक हो रहा है, आपका हल्का सा टेम्परेचर हो रहा है, तो इसके बाद ये कुछ नहीं, आप इसका ट्रीटमेंट भी कुछ नहीं है, इसका ट्रीटमेंट सिर्फ रेस्ट है। या और अगर आपने रेस्ट के साथ आप कॉन्फिडेंस में हैं, यानी आप साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग है अंदर से, तो ये बीमारी 50% वहीं रिडक्शन हो जाएगा इसका। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये। जितनी भी ये वायरल डिजीज़ हैं ये आपके एतमाद से खेलती हैं।
है ना। आप अपना एतमाद रखें, कॉन्फिडेंस रखें, तो आप कभी इनके खतरात में नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। मेरी उम्मीद यही है कि आप अपने ज़हनी तौर पर अपने आप को हर वक्त परफेक्ट रखें, आप ग़िज़ा से अपने को जो है, और इसी तरह जो इसके लेकिन SOP जैसे बता रहे थे, SOP तो हमें फॉलो करनी है, उनको लाजमी फॉलो करें आप। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर सवाल करती हूँ मैं आपसे। जी नाज़रीन, जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद अनीशा। अच्छा, आपने अगर लाइव कॉल करनी है और लाइव कॉल करके अगर आपने डॉक्टर साहब से कोई सवाल करना है तो आप लाइव कॉल कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। और अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अपने अभी नेल्स देख रही थी तो एकदम से एक सवाल भी जहन में आ गया। ये पता नहीं, ये नेल्स टूटना क्यों शुरू होते हैं? किस चीज़ की कमी होती है कि ये येलो येलो हो जाते हैं और इनमें वाइट वाइट निशान हो जाते हैं? नहीं, येलो मेरे नहीं हुए पर टूट ज़रूर रहे हैं। तो ये चीज़ें क्यों होती है? किस चीज़ की ऐसी कमी होती है? इसमें दो चीज़ें आती हैं। अगर आपको मौसम के हिसाब से अगर ये नेल टूट रहे हैं तो ये ड्राइनेस की वजह से। अच्छा, ठीक है। अपने यहाँ मॉइस्चराइज रखें अपने को, हाथ को, नाखूनों को, तो ये चीज़ इसमें नहीं होती है। अच्छा, दूसरी तरफ टूटने का तरीका ये है कि इसके अंदर कोई विटामिन की कमी हो जाती है। अच्छा। हमारे यहाँ विटामिन A, D और आयरन ये मेन फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये कमी होंगे। आप इससे पहचान कर सकती हैं। अगर इसके साथ साथ जो है इसमें कोई कलर चेंज हो रहा है टूटने के साथ, तो आप समझ लीजिए कि कोई विटामिन में स्पेशली आयरन कम हो रहा है बॉडी से। अच्छा। या विटामिन D आपका कम हो रहा है इससे। तो ये बड़ी अहम चीज़ होती है। हाँ, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लोग नाखूनों को उंगली से तोड़ते रहते हैं बैठ के, वो एक हैबिट है ना। बच्चे अमूमन बड़े हाँ, वो निकालने बैठने जैसे कर ले, तो ये बाज़ों की बच्चियों की हमारे बहुत उनकी कोई हैबिट हो जाती है, तो वो हैबिट नहीं है। लेकिन ये कोई इससे इतने ज़्यादा खौफज़दा नहीं होना कि नाखून टूट रहे हैं ना। नाखून अगर सब उंगली के हैं तो पैर के भी टूटने चाहिए नाखून, जो टोस है, फिंगर है ना, वहाँ के नहीं है, तो बीमारियाँ तो फिर पूरे बॉडी में आएंगी ना। तो ये ऐसा भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ओमिक्रॉन के बारे में हम बात करेंगे कि जिस तरह अब ये भी फैल चुका है, पर अल्लाह का शुक्र है कि अमवात जो है वो कम है इसकी, पर ओमिक्रॉन भी सेम वैसे ही है जैसे ये कोरोना एकदम से आया था और इतनी सारी भाई इस तरह से आपको सांस में प्रॉब्लम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ओमिक्रॉन भी सेम वैसा ही है कि उससे बढ़कर है? क्योंकि जब आया तो तब तो बड़ा ये था कि ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक है, ये उससे ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुँचा सकता है। सही। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल ये। मैं इसको इस हवाले से देखता हूँ कि जब भी ये एक अल्लाह का कानून है कि जब भी उरूज होगा तो जवाल भी होगा, ठीक है। अच्छा, जवाल होता है तो फिर उरूज होता है। इसी तरह अगर बीमारियां हैं तो शफा भी होगी। तो जब आप मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाते हैं तो फिर डाउनफॉल शुरू हो जाता है। ये जो डेल्टा आया था ना, ये मैक्सिमम लेवल पे चला गया था। अच्छा। ये इंडिया में आप देखिए सड़कों पे मौतें हो रही थी, है ना। बाहर मुल्कों में आप जाएंगे, इंडिया के अलावा भी मौतें घरों में, सड़कों में, कैंपों में हो रही थी, डेथ हो रही थी। इसी तरह पाकिस्तान में भी ये कुछ हो रहा था। अच्छा। तो ये एक मैक्सिमम लेवल आ गया था ये। अब अल्लाह को मंजूर ये था कि अब उसको रिलीफ देना था, तो उसी में से एक और वायरस निकल गया। हाँ। वो है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन ये होता है कि इसकी भी वही सब चीज़ें, बेसिक थीम दोनों की एक ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसकी जो म्यूटेशंस होती हैं वो डिफरेंट थी, मगर इसकी म्यूटेशन उससे भी ज़्यादा थी। यानी अगर 46 और 48 पर है तो ये मोर देन 60 इसकी म्यूटेशन थी इसकी। अच्छा। और म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि इसमें जो प्रोटीन, इसकी स्पाइक जो हैं वो डिफरेंट वे में निकलते हैं और हमारी बॉडी पे ऐड करते हैं। हमारे यहाँ प्रोटीन का एक हिस्सा होता है बॉडी का, वहाँ जाके ये ऐड करती हैं। या अगर एंटीबॉडी बने हुए हैं तो एंटीबॉडी की कुछ चीज़ें होती हैं, वहाँ जाके अटैक करती हैं ये। उससे फिर डेवलप होता है कि आया कि ये डेंजरस है या नॉन डेंजरस है ये देखते हैं। इसमें इस पे जो ख़ास तौर पे ओमिक्रॉन में जो एक स्पाइक पाया जाता है, प्रोटीन पाई जाती है, जमीना वो E484 कहते हैं हम लोग से, ई के नाम से होता है, E484K। ये ऐसा स्पाइक प्रोटीन है इनका कि जो हमारी जो एंटीबॉडीज हमारे यहाँ डेवलप हो रही हैं उनको जाके समझने के नॉन इफेक्टिव कर देता है।
अब जब नॉन इफेक्टिव होगा तो ये फैलेगा ना, पूरी बॉडी में फैल जाएगा ये। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसके जो अटैक हैं, जो जिसके जैसे दूसरे वायरस के थे उसके मुकाबले में अटैक कम होते हैं इसके। फैलता ज़रूर है, फैलता ज़रूर है, एक्सपेंड करता है ये, मगर इसकी जो एफिनिटी है वो कम होती है बॉडी के साथ। अब क्या होता है, ये तमाम चीज़ें इसकी अभी तक खुद से हुई कि इसकी एक कैपेबिलिटी है कि ये अपर रेस्पिरेटरी तक महदूद है, ये लिमिटेड है ये। यानी नाक का फ्लू होगा, सोर थ्रोट होगी, हल्का बुखार होगा। अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी हुआ है कि टंग में हुआ है कि नमनिस हो गई टंग, कहते हैं कि भाई सूंघने की सलाहियत कम हो गई है, समझे ना, उसमें जो आपको जो टेस्ट की सलाहियत कम हो गई है, समझे टेस्ट। तो ये भी कुछ केसेस में आया था, शुरू में आया था, फिर ये भी कम हो गया। अब से फ्लू लाइक सिम्टम देगा, ये हल्का सा दर्द होगा। पीरियड इसका वही है 7 से 14 दिन, इसमें इसने चला जाना है। तो हमें इस पर घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। अब मैं ये समझ रहा हूँ और ये मैसेज ये दे रहा हूँ कि अब ये ओमिक्रॉन की वजह से अब ये जो कोविड-19 है ये टेपर कर रहा है, ख़त्म हो रहा है ये, और अब ये अपनी आम सतह पे आ जाएगा। जैसे एक तरह से फ्लू जो होता था 1970-80 के दौरान, हमारा ये जो फ्लू था इससे बड़ी डेथ हुई थी, बहुत वबा फैली थी, पूरी एपिडेमिक हो गया था ये ज़्यादा, ये फ्लू जो था। फिर बाद में कम होकर फिर बॉडी एक हिस्सा बन गया। अब इसी तरह ये भी हिस्सा बन जाएगा। इसी साल के एंड तक मैं समझता हूँ इसकी ये 5th लेयर जो है वेव से ये ख़त्म हो जाएगी, और ये ये मतलब आके एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब जैसे फ्लू हुआ, हम पूछेंगे भाई ये फ्लू कौन सा है, ये कोविड-19 वाला है, ओमिक्रॉन वाला है, या इन्फ्लुएंजा वाला है, ये इस तरह से हो जाएगा ये। तो मुझे समझता हूँ कि अब हमें थोड़ी देर उनका इंतज़ार है। पर यही चीज़ें अभी तक की जो भी रिसर्च हुई है, जिन चीज़ों में मैं शरीक और मैंने देखा है मैंने कि उसमें कोई डेंजर स्पाइक नहीं है इसके, कोई हार्ट को नहीं जा रहा, कोई किडनी को नहीं जा रहा है, कोई, और लंग्स को भी बहुत ही रेयर गए। अच्छा, इसमें भी जो जैसे डेथ हो रही है, फ़र्ज़ के लिए आज एक डेथ हुई है पाकिस्तान लेवल पे जो मैंने देखा था, तो उसमें ये था कि ये जो डेथ ज़रूरी नहीं है कि ओमिक्रॉन से हो, ये डेल्टा तो मौजूद है ना, अभी भी डेल्टा भी मौजूद है हमारे पास, डेल्टा अभी मुझसे गया नहीं है। हाँ, अगर कोई डेथ हो रही है या सीवियरिटी डेवलप हो रही है तो वो ओमिक्रॉन की वजह से नहीं हो रही है, डेल्टा वायरस की वजह से हो रही है। उसकी जो पहले की ये किस्म में ना, चौथी लहर की थी ना, वो थी। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ओमिक्रॉन में, क्योंकि ये तकरीबन अभी तक काफ़ी रिसर्च हो गई है कि इट इज़ नॉट डेंजरस फॉर लाइफ, तो आप इसको ईजी रखें। अपना टॉलरेंस, मैं वही कहता हूँ कि अपना यानी इम्यूनिटी को आप जो है कंट्रोल करके रखें। अगर आपके पास इम्यूनिटी कंट्रोल में है तो मैं समझता हूँ इसको हम बहुत जल्दी इसको फाइट कर लेंगे इंशाल्लाह। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया की बात हुई कि वहाँ पे बहुत सारी अफवाहें ऐसी होती है जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो है उन चीज़ों को दिल पे ले लेते हैं। जैसे अब एक अफवाह बड़ी आम हुई हुई है कि हो सकता है हम लॉकडाउन की तरफ चले जाएं, हो सकता है कि अभी स्कूल्स फिर से बंद होने वाले हैं। मतलब ये चीज़ें, आपको पता है कि सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ होता रहता है। तो अब ये चीज़ भी है, ओमिक्रॉन अगर इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, इतनी अमवात नहीं हुई, तो ये जो चीज़ें हैं कि अल्लाह ना करें हम लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या, इसमें कुछ हकीकत है या नहीं है? बहुत अच्छी बात करी आपने, और मैं ये बात मीडिया के थ्रू आज कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी सिस्टम हो, अगर किसी मुल्क में या सिटी लेवल पे आता है तो कुछ उसके रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, कुछ उसके एथिक्स होना चाहिए। हमें चाहिए कि हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि सोशल मीडिया के भी कोई रूल्स रेगुलेशन अगर बने हुए हैं तो उसको मजबूत करें और उनको पाबंद करें कि जब तक कोई ख़बर की तस्दीक नहीं हो जाती है आप उसको मीडिया पे नहीं लाएंगे। ये ज़रूर होना चाहिए। हमारे यहाँ आजकल चलता ही मीडिया इस बात पर है कि जो गलत बातें हैं, जो रॉन्ग वे में चलने वाली है, वही इशू करते हैं इसकी और उसी बेस पे मशहूर हो जाते हैं। तो ये जो एक शोहरत है, एक सस्ती शोहरत जिसे हम कहते हैं, ये बड़ी नुकसानदेह है और ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि आप इनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनवाएं। हुकूमत को हमारी चाहिए कि सोशल मीडिया को पाबंद करे। यही नहीं है कि वो जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ बात कर रही है या हुकूमत के बहुत फेवर में बात कर रही है, वही कर लगे। अवाम तो अवाम है ना, अवाम के खिलाफ, अवाम के मिजाज से क्यों खेला जाता है। तो ये आप बिल्कुल सही कह रही है। देखिए, अभी कुछ अगर कोई ऐसा नोटिफिकेशन होगा तो हुकूमत की तरफ से आएगा, फिर आप उसको आगे लेके चलें। हैं, पेशेंट को यहाँ करना वो भी गलत सलत, मैं समझता हूँ इस पर पाबंदी होनी चाहिए इन चीज़ों पे। और ऐसा कुछ नहीं है ओमिक्रॉन पे कि अगर खुदा ना खास्ता अचानक कुछ अगर हो जाता है कि इनसे अमवात हम बढ़ जाती हैं मुल्क की और कांसी सतह पे, तो शायद हो कि लॉकडाउन किया जा सकता है। लॉकडाउन आपके हमारी हिफाजत के लिए होता है, हमारे सबके लिए जो बेहतरी के लिए, तो हमें उससे कोई खौफजदा होने की ज़रूरत
नहीं है। इसकी वजह क्या है कि अगर हम इस तरह के, अगर हमारे पर डेंजरस स्पेस डेवलप हो रही है तो हम उसको रिडक्शन करेंगे, रिड्यूस करेंगे हम उसको, और आपस में जो है जो भी चीज़ अप्लाई करके हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के प्रोटेक्शन करें। इसमें खौफजदा होने की इतनी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा इम्कानात यही है कि ऐसा शायद नहीं होगा। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं अब इस चीज़ पे आती हूँ, जिस तरह का ये मौसम है। अच्छा, जिसको फ्लू है वो तो समझ आता है कि उसका सांस जैसे दम घुटता है। आप ऐसा फील करते हो कि आप एक जिस तरह से एक आराम से सांस ले रहे हो, इस तरह से नहीं, आपको मुश्किल होती है, एकदम से ऐसे लगता है आपका सांस रुकने लग जाता है। अच्छा, जिन लोगों को फ्लू नहीं भी है, ये प्रॉब्लम इस मौसम में उन लोगों के साथ भी हो रही है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? एकदम से ऐसा फील होता है कि अल्लाह माफ करे, कभी रूह तो नहीं निकलने वाली, इस तरह सांस, मतलब मेरे साथ भी होता बिल्कुल, है बिल्कुल। अक्सर, रात को, दिन को, शाम को, मैं अगर शो पे हूँ, आउटडोर हूँ, तो एकदम से ऐसे फील आता है, सांस यहाँ दम घुटने लग जाते, लगता है टाइम तो नहीं करीब है, कि क्या वजह है ये? तो डॉक्टर साहब, ये क्या चीज़ है, ये क्या वजह है कि सांस एकदम से आपका सांस जो है वो रुकना शुरू हो जाता है, या आपको बहुत खुद से कोशिश करके सांस लेना पड़ता है खुल के, कि आपको फील हो रहा होता है आपका दम घुट रहा है? सही, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसमें 2-3 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो वो साइकोलॉजिकल फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने हमें देखा हुआ होता है और सब जगह सुना होता है कि इस मौसम में ऐसा होता है, ऐसा होता तो ज़रा सी भी सफोकेशन हुई, भाई देखिए ना, कहीं ऑक्सीजन ज़्यादा है, कहीं ऑक्सीजन कम है, कम ज़्यादा तो होती है, फ़ज़ा में है ना। आप किसी बंद जगह पे तो वहाँ ऑक्सीजन कम होगी, तो जहाँ थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की कमी बेशी होती है वहाँ ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं और हम और आप डर जाते हैं। ऐसे पेशेंट जो होते हैं या आम लोग जो हैं वो डर जाते हैं कि हमारी जो नाक जो शायद बंद हो रही है, या हमारी जो सफोकेशन हो रही है, कि ऐसे तो नहीं कि कोविड हो गया हमारी डेथ होने होगी, तो ऐसा होता है। ये सब थोड़ा सा खौफ जो है ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट से। दूसरी बात ये कि ये एलर्जी, हमारे यहाँ एलर्जी बहुत पाई जाती है, हमारे माहौल में होती है। मिसाल के तौर पर आप एक सफ़र कर रही हैं, आप बिल्कुल नॉर्मल है, एक नया पौधा सामने आ गया, जो है आप खड़ी हैं, या मौसम एकदम चेंज हुआ, उसकी क्लाइमेट थोड़ी सी चेंज हुई, उसमें हवा के ज़रिए को ऐसा एलर्जन उड़ के आ गया जो आपको जो है वो जो है आपके लिए बेहतर नहीं था, तो आपकी नाक वही बंद होगी, नेज़ल जो ऑब्स्ट्रक्शन होंगी, सांस में प्रॉब्लम होगी। हमारे पास सांस लेने का एक बेहतरीन ज़रिया जो है वो नाक है, नेज़ल बोन से। हम मुंह के ज़रिए सांस इतने नहीं लेते, मुंह के ज़रिए हम एक्सपायरेशन करते हैं हमारा, लेकिन बाद वक़्त जब नाक के रास्ते बंद होते हैं तो मुंह के ज़रिए भी एक्सपायरेशन करते हैं और एक्सपायरेशन भी करते हैं, तो वो ज़्यादा गैस्पिंग हो जाती है और सांस में प्रॉब्लम डिज़नी हो जाता है। तो हमें ये चाहिए कि एलर्जन को नज़र में रखें। आप कहीं जा रहे, धुआं है, स्मोक है ना, आप जो कि कहीं कहीं जो है कहीं आग जलाई जा रही है, या कहीं और कोई चीज़ बन रहा है, वहाँ से धुआं उठ रहा है, जब वो धुआं आपको जो है वो एलर्जीज करता है। तो ये सब फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है सांस के। ये नहीं हो गया कि वो का अचानक अटैक हुआ, मालूम हुआ कि तो डेंजरस हो गया, ऐसा नहीं है। उस सूरत में अगर ऐसा हो सकता है कि आदमी बाहर घूम रहे हैं और बगैर मास्क के घूम रहे हैं आप, है ना, तो फिर उस सूरत में जो है आपको कोई भी एलर्जन जो है वो अटैक कर सकता है, उसके ज़रिए कोई वायरस आ सकता है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगा। इनका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है, यानी जो सिम्टम अपेयर होगी फर्स्ट डे के वजह, तो वो होगी आपकी 1 से 5 दिन, है ना। यानी आप आगे 5 दिन 4 दिन पहले आपने घूमा किया, गए थे आप कहीं बाहर, वहाँ की वैसी टकरी, अब जाके 4 दिन बाद जाके फ्लू स्टार्ट हो गया आपका, और आपके सोर थ्रोट भी, और मालूम कोविड हो गया। तो ये स्टार्ट वहाँ से हुआ था। तो हमें बाहर निकलता हुआ स्पेशली ऐसे बंद, भले आप मुल्क से बाहर हो या मुल्क के अंदर हो, क्योंकि ये फ़ज़ा जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो आपको ये सोचना चाहिए हमें कि हमें वहाँ ज़रूर मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो इस बार कराची में ठंड है, इस पे आप क्या कहेंगे? आप तो मतलब पाकिस्तान में भी घूमे हैं, दुनिया भर में घूमे हैं, पर ये जो कराची की ठंड है, ये कितनी बीमार करने वाली ठंड है। इसमें कौन कौन से जो है हमें मौसमी बीमारियां हो सकती हैं, और ये मौसम कितना ख़तरनाक है सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप अपनी सेफ्टी नहीं करते? हाँ, देखिए, अगर मैं अपने तौर पे देखूँ तो मेरे लिए तो ये कोई ठंड मौसम नहीं है। हाँ, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो इसमें एंजॉय करता हूँ। हाँ। सब मैंने एक शर्ट पहन ली है, ऐसी कोट, अब सारी जगह हम घूम फिर सकते हैं, है ना। इसकी वजह ये होती है कि ये कराची की जो स्पेशली जो सर्दी है और बाहर की सर्दी, यानी अगर आप इंटीरियरली चले जाएँ वहाँ की सर्दी बहुत ज़्यादा है, पंजाब साइड पे बहुत ज़्यादा है, नॉर्थन एरिया बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें इस पर भी हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा सर्दी है, ऐसा नहीं है।
हमें अपने जहन को ये फ्रेश करना चाहिए कि हमारी साथ के मुल्कों में, हमारी साइड के सिटीज़ में इससे कहीं ज़्यादा सर्दी है। अब चूँकि हम इसको जो है, जो हमारे यहाँ इस मौसम हुआ है, हम इसके चूँकि रोज़ाना हम इसके आदी नहीं है इन चीज़ों के, तो हमें ये ज़्यादा लगती है। हाँ, अच्छा, ज़्यादा लगती है तो फ़ौरन तौर पे क्या होता है, जब तो वो ठंडी हवा नाक को टकरी और फ्लू शुरू हो गया हमें ना, और घर गए तो सही भी हो गया हमें। तो ये जो हमारी जो समझिए कि जो बॉडी के जो रिएक्शन थे, एंटीबॉडी रिएक्शन होते हैं, उनके रिजल्ट में जो होता है हमारी कभी कभी सांस रुकती है और हमें जो है बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि हमें फीवर भी हो गया, इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। और कोल्ड की नज़र जो है, जो साइंटिस्ट जो कहते हैं इस बात को, वो कहते हैं कि जितनी टेम्परेचर कम होगा बॉडी का, उतने ही जरासीम जो है आपके बॉडी के बढ़ेंगे। यानी वो जरासीम एक नुक्ते जमाते जाएंगे तो फिर तो सब खत्म हो गए, समझे ना। यानी एक चीज़ ये कि जैसे आपका मलेरिया हो गया या आप अगर ये बिलो 16 होंगे तो ये तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये जो सिस्टम है इस बार, ये अभी 15-16 चल रहा है सेंटीग्रेड इस वक्त जो है। अगर इस पर टाइफाइड भी है, मलेरिया सब आ रहे हैं, 1 डिग्री कम हुआ तो ये डेंगू भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ये टेम्परेचर से बड़ी काउंटिंग होती है बीमारियों की। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम कितने टेम्परेचर में घूम फिर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अगर हम बिलो 15 और बिलो 12 के अगर हम चल रहे हैं तो बहुत सी बीमारियाँ ऑटोमेटिक हमें नहीं होंगी, इसलिए कि उसमें जो जर्म्स है वो किल हो जाते हैं उसके अंदर, वो तो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हमारी जो माइल्ड और मॉडरेट की जो टेम्परेचर की जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा हैं हमारे यहाँ। वही फ्लू है, नमूनिया है, गले का सोर थ्रोट है, सेमी ड्रामेटिक फीवर है, गैस्ट्रो के मरज आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं, हमारे दिमाग के हो जाते हैं, ENT के प्रॉब्लम आ जाते हैं, ब्रेन की तरफ चले जाते हैं सारी बीमारियाँ। तो ऐसी बीमारियाँ बहुत, फ्लू की, आई की बीमारियाँ आ जाती हैं इसके अंदर। तो ऐसी बीमारियाँ हमारे यहाँ बहुत होती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बीमारियाँ जल्दी ख़त्म भी हो जाती हैं अगर आपने अच्छे तरह अपने आप का टॉलरेंस डेवलप नहीं किया। मेरी एडवाइस ये है कि ख़ास तौर पे बच्चों में और ओल्ड एज में, या जिनका आप समझते हैं कि इम्यूनिटी कम है, उनको नमूनिया की वैक्सीन और फ्लू की वैक्सीन लाजमी लगा लेना चाहिए ऐसे मौसम में। अगर उन्होंने निमोनिया की वैक्सीन लगा ली है, अगर उन्होंने इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगा ली है तो सेफ़ हो गए वो। इसी तरह कोविड की अगर आपने वैक्सीन लगा ली है तो भी आप सेफ हो गए। अच्छा। तो बड़ा आसान तरीका हो गया ये करने का। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, जिन लोगों को वैक्सीन की जो फर्स्ट डोज है वो लगी है, सेकंड डोज नहीं लगी और फिर उन लोगों ने लगवाई भी नहीं है, फिर उनको कोरोना भी हो गया तो उन लोगों ने फिर भी नहीं लगवाई, तो आप क्या समझते हैं कि जिनको एक बार कोरोना हो चुका है उनको वैक्सीन फिर सेकंड डोज लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक को उसने वैक्सीन लगाई, जैसे हमारे सदर हैं प्रेसिडेंट डॉक्टर अलवी साहब जो हैं, उनको भी कोरोना हो गया। हालांकि उन्होंने फर्स्ट डोज है तकरीबन मार्च में लगवा ली थी, इसके बावजूद उनको जो है कोरोना हुआ ये। तो इसका मतलब सब साफ जाहिर है कि आपने जो वैक्सीन लगाई थी उसकी जो सेंसिटिविटी थी, वो जो भी वायरस हमको कोरोना आया है उसने उसको इनएक्टिव कर दिया। तो लिहाजा आपकी ये वैक्सीन इसके मुकाबले में थोड़ी इनएक्टिव है। आप ये जैसे ये कोरोना से आप उठेंगे, आपके लो एंटीबॉडी लेवल को बेहतर करने के लिए आपको फौरी तौर पर दूसरी वैक्सीन लगानी होगी। तो वैक्सीन बिल्कुल लगानी है, मतलब सेकंड डोज भी लगानी है और बूस्टर भी लगानी है। एक बात और कि कुछ ऐसे मतलब टैलेंटेड लोग भी मैंने देखे हैं, मैं उनको टैलेंटेड इसलिए कह रही हूँ कि फर्स्ट डोज लगाने के बाद आज 5-6 महीने हो गए कि उन्होंने सेकंड डोज नहीं लगवाई। तो अब मुझे उन लोगों के लिए ये बात पूछनी है कि आया अब वो सेकंड डोज लगाएं या फिर से स्टार्ट करें और फर्स्ट और सेकंड फिर से लगवाएं, या सेकंड ही सिर्फ लगवाएं? सही, इसके लिए बड़ा आसान तरीका है कि आप सेंटर जाएंगे, जैसे हमारे यहाँ एक्सपो सेंटर है, आप वहाँ जाएंगे, वहाँ टेस्ट कराएंगे आप, जो आपका एंटीबॉडी टेस्ट होगा, वो आपको बता देगा कि कोरोना के खिलाफ आपके जो अंदर वैक्सीन पहले लगी थी उसमें एंटीबॉडी कितनी है, आपकी किस स्टेज पर मौजूद है। अगर वो एक लेवल बिलो है तो वो आपको वैक्सीन लगाएंगे। अगर आपने वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, इत्तेफाक से कोई वैक्सीन ऐसे ही डायल्यूटिव वैक्सीन कोई कहीं लगवा लिया आपने, तो उसमें कोई है ही नहीं एंटीबॉडी, तो फिर आपकी ये फर्स्ट डोज होगी और फिर सेकंड डोज भी लगाएंगे आप, मतलब दोनों वो दोनों होंगे। जी हाँ। अच्छा। तो ये वैक्सीन तो लाजमी है, लेकिन आप टेस्ट करा के कराएं तो बेहतर है, लेकिन मैं समझता हूँ वक्फा ना करें तो बेहतर है। ये बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए जो लोग मुझे देख रहे हैं और फर्स्ट डोज के बाद सेकंड डोज नहीं लगवाई, और कुछ लोग ऐसे भी थे डॉक्टर साहब जिन्होंने लगवाई नहीं और उन्होंने वो क्या सर्टिफिकेट्स वगैरह बना के और जहाँ भी जा रहे दिखा रहे कि हम लोगों ने लगाई हुई है, और हालांकि उन लोगों ने नहीं लगाई हुई। पर ये नहीं सोचते कि अपने साथ कितनी मतलब
किस हद तक आपने अपने साथ ज्यादती की है कि आपने लगवाई नहीं वैक्सीन, और आपने ये मतलब किसको आप धोखा किसको दे रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं? हाँ ये तो खतरनाक है। असल में मसला ये कि आपके जो मुल्क है या कि दुनिया में ज़्यादातर जो अफराद पाए जाते हैं वो फेक पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। वो आगे काम करना नहीं चाहते और वो ये समझते हैं कि जो हुकूमत के इक़दाम हैं या जो हम लोग सुन रहे हैं वो गलत है, उस पर ये लोग ट्रस्ट नहीं करते। तो जब ट्रस्ट नहीं करेंगे तो वैक्सीन क्यों लगाएंगे, है ना। अभी भी बाद ऐसे नज़रियात के लोग मौजूद हैं हमारे मुल्क में, हमारे आसपास हैं, जो कहते हैं कि वैक्सीन बेकार है, ये वायरस भी कुछ नहीं है, कोविड भी कुछ नहीं है, ये कुछ और था। साहब मुझे तो हैरत होती है, मतलब ऐसी ऐसी बातें, पहले जो कुछ बीमारियां थी उनकी वैक्सीन के लिए कि वो कतरे ना पीना, उससे अल्लाह माफ़ करे ये हमारी आबादी रोकने के लिए है, हमारे यहाँ बच्चे नहीं होंगे, इस तरह के कतरे ना पिए। अब इस वैक्सीन के लिए भी ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही है कि हैरत हो रही है। और यकीन करें इतने कतरे पीने के बाद भी हर घर में 6-8 बच्चे हैं। मतलब खुद इतनी अकल तो इंसान को होनी चाहिए कि हम लोग कह क्या रहे हैं, पर हम लोगों की सोच हमेशा, हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा सोचते हैं, हम पॉजिटिव चीज़ों की तरफ नहीं सोचते। हमें नहीं पता होता कि ये चीज़ हमारी भलाई के लिए, पर हम सोचते हैं कि नहीं इसमें कोई फ़ायदा होगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए अलमिया क्या है इसका, पोलियो जैसी ऐसा मरज़ जो इरिवर्सिबल है, यानी अगर एक दफ़ा पोलियो किसी को हो जाता है तो फिर समझ लीजिए कि वो जो डैमेज है वो परमानेंट डैमेज है, डिफॉर्मिटी है। तो इतनी डेंजर बीमारी के जो कतरे होंगे वो लाजमी पिलाने हो जाइए ना, उस पर जो टीम है उस पर अटैक हो रहे हैं, है ना, यानी उस पर गोलियां चल रही हैं, है ना। और बाहर के बेचारे जो पोलियो की जो टीम है वो जख्मी भी हुई है और डेथ भी हुई है उनकी। तो ये तो एक बहुत बड़ा अलमिया है कि भाई आप ऐसे ये कि जो बच्चों को सेफ्टी के लिए आप वहाँ गोलियां से उनको उड़ा रहे हैं, तो आप हमारी सोच का अंदाज़ा कर सकती हैं। तो ये लोग जो होते हैं ये आवाम के दुश्मन है जिन्होंने ये बात फैलाई है कि आप वैक्सीन न लगाएं और आप खत्म हो जाएंगे। मेरे पास ऐसे कैसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई थी और जिन्होंने एक बार झटका आया कोविड का गए, उड़ गए, खत्म हो गए, बैंड पे गए, उनकी डेथ हो गई। बाद दोस्त मेरे थे ऐसे, मेरे ऐसे अहम प्यारे दोस्त चले गए जो डॉक्टर थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई थी, जिनको कहा करते थे कि यार तुम तो लगा लो, लेकिन उन्होंने नहीं हुआ और एक अटैक हुआ, बैंड पे हुआ, मालूम है डेथ हो गई, खबर आई। ये बड़ा अफसोसनाक बात थी। तो ये तो वो बात है कि कहते हैं कि आप बैल मुझे मार, यानी आप अपना खुद अपनी शिकार हो रहे हैं, अपनी मौत का सबब बन रहे हैं आप। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये सोचें कि घर में अगर एक बड़ा शख्स है, फ़र्ज़ कर लें एक फादर है, अगर वो वैक्सीन नहीं लगा रहा है तो उसके बच्चे कैसे लगाएंगे। तो आप एक को 3 के रेशो ले लें, 4 का रेशो ले लें, आप कितना जो मिसकंसेप्शन आप जो है डेवलप कर रहे हैं। तो ये बड़ा गलत बात है। ये बातें मीडिया को चाहिए कि इसको जो है उस बात को गलत साबित करें और जो सही है उसके प्रोपगेशन करें, तो ये अच्छा मीडिया हुआ। लेकिन मीडिया दोनों तरह की बातें करता है। सब देखिए ना मीडिया कितना जाती, हमारी प्यारी प्यारी जो सारी एंकर वगैरह हैं, जब भी बेचारियों ने वैक्सीन लगवाई साथ एक अच्छा फ़ोन लेके गई हैं जिससे उन्होंने पहले सेल्फी ली अपनी कि वैक्सीन लगवा रहे। मैं वाहिद बंदी हूँ जिसने वैक्सीन लगवाते हुए कोई सेल्फी नहीं ली। उस टाइम मुझे 2-4 लोग पकड़ रहे थे क्योंकि मैं इंजेक्शन से बहुत डरती हूँ, इसलिए मेरी कोई सेल्फी नहीं है वैक्सीन लगवाते हुए। वरना सब लोगों ने मतलब एक ट्रेंड ऐसा चलाया, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं, हमारी सेहत से ज़्यादा हमें ये चीज़ें वो करती हैं। आप यकीन करें ये ट्रेंड जब चला ना, तो मैं जब भी सोशल मीडिया पे जाती थी तो मैं एक चीज़ देखती थी कि लोगों ने सेल्फियाँ बनाई हुई, वैक्सीन फर्स्ट डोज, वैक्सीन सेकंड डोज और ये सारी चीज़ें। मतलब मैंने कहा चलो ठीक है, इसी वजह से लगवा तो रहे हैं ना वैक्सीन, मतलब कुछ तो अच्छा हो रहा है। बिल्कुल चीज़ ये। अच्छा डॉक्टर साहब, सेगमेंट खत्म हो रहा है, जाते जाते कुछ देखने वालों को अगर आप कहना चाहें तो। मैं 2 बात करना चाहता हूँ कि देखिए कोई भी कोविड-19 ही क्यों ना हो, आपको 3 वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा की, कोविड की, अगर कोविड लग गया तो उसकी बूस्टर डोज लगवाएं आप, समझे ना, और निमोनिया की वैक्सीन लाजमी लगवा लें, वो बच्चे हों या बूढ़े हों, ये एक अमल कर लें। दूसरा हमारे सोशल मीडिया को चाहिए कि वो पॉजिटिव तरीके से जो है वो अपनी जो है प्रोपेगेशंस करे, अपनी अशात करे, अपने रूल, अगर बाकायदा हुकूमत के रूल नहीं वो समझ आ रहे तो वो अपने इंसानी बेसिस पे अपने एथिक्स को अपनी जिम्मेदारी समझें कि सही बात दूसरों तक पहुँचाएँ। तीसरी बात ये कि जो सर्जिकल मास्क है हमारे, ये नुकसानदेह किसी सूरत में नहीं है, दवा इसके
सोचे कि कोई अगर एलर्जिक बहुत ज़्यादा है और गैस्ट्रिक में और ज़्यादा प्रॉब्लम में है, यानी वो मास्क लगा के बैठ जाए तो उसको तो ये नुकसान पहुँचाएगा। लेकिन यूजुअली जो है सांस लेने के लिए हमें हमें खुली फ़ज़ा की ज़रूरत है, मगर इसी खुली फ़ज़ा में चूँकि जरासीम बहुत होते हैं, लिहाजा हमें जो है मास्क लाजमी लगाने चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम तब मिलेंगे जब आप एंजॉय करके अपनी फैमिली के साथ आ जाएंगे, तो बहुत खुश रहें और अच्छे से एंजॉय करके आए। जी नाज़रीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं ना जाएं क्योंकि 11 बजे तक मैं हूँ आपके साथ लाइव। अब आऊँगी मैं दूसरे गेस्ट के साथ, तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।